Hello friends, myself Rahul Verma, IES officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IES। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के लिए। इस साल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए, बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को जो नोट्स पढ़ाए थे, इन नोट्स को मैंने थोड़ा इन्हेंस किया है, और जो कुछ भी इसमें और भी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके अदर कोचिंग क्लासेस में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ टॉपिक मिलेंगे, उनको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक में यहाँ पे कवर करूँगा। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको कवर करूँगा। ये आपको मंथ ऑफ जून में आपको ये इसके और एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कंप्लीट कर दूंगा। वैसे मैंने ये 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, उनके अलावा मैंने जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक कवर हो सकते थे, मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए नोट्स में कवर किए हैं। और अगर कुछ भी बच जाते हैं जो आपकी दूसरी कोचिंग क्लासेस के टीचर्स वगैरह और पढ़ाते हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको जून में आपको कंप्लीट कर दूंगा मैं। लेकिन मैं अभी आपको पूरा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये पूरा सब्जेक्ट मैं आपको अभी पढ़ा दूंगा मैं। तो ये नोट्स आपके टॉप इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस, जो आपके इंडिया के टॉप 3 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनसे मैंने मिलकर बनाए हैं। और इनमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। जो आपके कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक पूछे गए थे इस साल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है। और लास्ट ईयर जो आपके 2017, 18 और 19 के क्वेश्चंस को मैंने ध्यान में रखे हुए इन नोट्स को इम्प्रूव किया है काफ़ी। और इन नोट्स में कुछ चेंजेस भी किए हैं मैंने फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2020 के लिए, जो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होंगे। लास्ट ईयर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में जो मैंने आपको नोट्स से पढ़ाया था, उनमें से मेरे 7 क्वेश्चन फंसे थे डायरेक्ट, और टोटल क्वेश्चन आए थे आपके 12। तो 7 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं मिले, किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट से नहीं थे, क्योंकि वो बेसिक आपके एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से थे, और वो आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने कंप्लीट कर पाए होंगे। इसका मैंने एनालिसिस भी किया है लास्ट मॉड्यूल में, आप उसे देख लीजिए। और मैं इस साल कोशिश करूंगा कि आपके जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं नोट से मिले आपको, और ज़्यादा बाहर से ना जाए आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 फॉर बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। बेसिक ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें टू द पॉइंट चीज़ें आती हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप दोबारा से उस मॉड्यूल को देखिए, और इसमें आपको सिर्फ सिंपली चीज़ें याद करके रखनी होंगी। जैसे आपको पहला आपका टॉपिक है बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट, सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, जो मैं आपको 1 बाई 1 आपको कंप्लीट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 फॉर बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट की मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। लिविंग फैक्टर्स में आपके इंक्लूड होते हैं लिविंग फैक्टर में, जैसे आप उनको बायोटिक भी बोल सकते हैं, और नॉन लिविंग को अबायोटिक भी बोल सकते हैं, अबायोटिक थिंग्स भी बोल सकते हैं। लिविंग्स में आपके इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इंक्लूड होती हैं। और नॉन लिविंग में जैसे इंक्लूड होती है आपकी एयर, वाटर, सिंपली सनलाइट और लैंड वगैरह, ये सारी आपके नॉन लिविंग फैक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। और लिविंग फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म आती हैं। तो सिंपल से बोल सकते हैं एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। अगर मैं इसकी एक सिंपल सी और डेफिनेशन दूँ एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट इज अ एवरीथिंग दैट इज सराउंड अस। जो आपके चारों तरफ है वो आपका एनवायरनमेंट है। इट कैन बी अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इंक्लूड द फिजिकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स। तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट इज अ एवरीथिंग that is around us. It can be a living and non-living things. It includes physical, chemical and other natural factors, resources. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी एनवायरनमेंट की। तो बेसिकली आप इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज सेट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? एन इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स विच इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ इकोनॉमिकल कंपोनेंट्स हैं आपके जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, जो आपको कहलाते हैं एनवायरमेंटल फैक्ट्स। जैसे सराउंडिंग टेम्परेचर है, इसको आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सनलाइट, पीएच ऑफ वाटर, सॉइल, फूड ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ये सभी आपके मिलके किसको इफेक्ट करते हैं? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एलिमन है,
और प्लांट्स हैं आपके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ फंगीज वगैरह हैं, उन सभी को ये सारी चीज़ इफेक्ट्स करते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्ट्स कहलाते हैं, जैसे दैट आर इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, सनलाइट, या इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोल दीजिए, सनलाइट, पीएच ऑफ वाटर, सॉइल, फूड ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर। बेसिक ऑफ एन एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हमें एटमॉस्फेयर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक आपके सिंपल से ये जो भी आपका एनवायरनमेंट आता है वो आपका एक वाटर बॉडी में कवर होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बॉडी ऑफ एयर, वो सॉरी आपके वाटर बॉडी में नहीं, वो आपका एयर बॉडी में कंप्लीट होता है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड अर्थ। चलिए थोड़ा इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ लेयर, सिंपल सा बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर इज अ लेयर और अ सेट ऑफ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लानट। जैसे कोई आपका अर्थ एक प्लानट है, ठीक है, अर्थ प्लानट के आसपास आपकी एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर होगी। ये एटमॉस्फेयर बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लानट, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो मीन्स एटमॉस्फेयर इज अ लेयर और अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लानट, जो एक प्लानट के सराउंडिंग में ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये पूरा हेल्ड रहता है आपका, ये सारी लेयर्स वो कहलाती है आपकी एटमॉस्फेयर। इट इज हेल्ड इन अ प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ एक बॉडी ऑफ एयर है, इस बॉडी ऑफ एयर को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, जो इस बॉडी ऑफ एयर को सराउंड किए हुए चारों तरफ से। और ये बॉडी ऑफ एयर इसके इन्फ्लुएंस में रहती है, क्योंकि ये आपके प्लेस में रहती है या फिर इनके इन्फ्लुएंस में रहती है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ दैट बॉडी है, दैट प्लानट। तो सिंपली एटमॉस्फेयर बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ है, या सराउंड ऑफ चारों तरफ है अर्थ के, वो कहलाती है आपके एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को मैंने टेम्परेचर के टर्म्स में, वैसे बहुत सारे टाइप्स में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। आपके एग्जाम में टेम्परेचर टर्म्स में पूछा जाता है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरीके से आप लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में क्लासीफाई किया है एटमॉस्फेयर को। देखते हैं, मैंने अर्थ पे लिया है, यहाँ पे ये अर्थ का आपका बेस लिया है मैंने, अर्थ जहाँ पे आपका सी लेवल से मैं देख रहे हैं डिस्टेंस या हाइट देख रहे हैं आपकी अर्थ से कितने हाइट पे आपके टेम्परेचर में किस तरीके से वेरिएशन आता है। अगर आप प्रेजेंट हैं यहाँ पे पोल्स पे, तो पोल्स पे सिंपली आप अर्थ से 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और इक्वेटर में अर्थ से 18 किलोमीटर तक हाइट तक ऊपर जाएंगे आप, तो आपको ये ट्रोपोस्फीयर की लेयर मिलेगी। आपका ये कहलाता है फर्स्ट रीजन, जो कहलाता है आपका ट्रोपोस्फीयर। अर्थ से 8 किलोमीटर पोल्स पे अर्थ से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम द इक्वेटर्स। ये वेरी करता है आपका, पोल्स और इक्वेटर से डिस्टेंस वेरी करती है। तो आपके अर्थ से अगर आप डिस्टेंस ले रहे हैं तो आपको पोल्स से ले रहे हैं तो आपको 8 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, और इक्वेटर से ले रहे हैं तो 18 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। ये आपकी फर्स्ट लेयर कहलाती है आपकी ट्रोपोस्फीयर। इस ट्रोपोस्फीयर में सारे वेदर्स फिनोमेना होते हैं, और इसको फ्रिक्शन लेयर भी बोलते हैं। फ्रिक्शन लेयर इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह, आपके प्लांट्स वगैरह और ये आपके माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, इसलिए एक फ्रिक्शन लेयर की तरह वर्क करते हैं। जैसे आपके यहाँ से एयर फ्लो कर रही, तो एयर फ्लो को ये रोकते हैं यहाँ पे, और वेदर फिनोमेना ऑकर्स करते हैं, और इस तरीके से इनको फ्रिक्शन लेयर्स भी बोलते हैं। अबाउट 90% गैसेस एंड वाटर वेपर्स ऑकर इन दिस लेयर, और उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जब आप लोग यहाँ से 50 किलोमीटर तक एबव होंगे आपके, तो ये आपका कहलाएगी स्ट्रेटोस्फीयर, एबव द अर्थ। जब आप से 50 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आपको स्ट्रेटोस्फीयर। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे। और जब आप और 80 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, यहाँ से अर्थ से 80 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपर, तो इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। 80 किलोमीटर से थोड़ा और ऊपर जाएंगे 400 किलोमीटर्स तक, तो आपको ये मिलेगा आयनोस्फीयर। इसको थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। और इससे 1400 किलोमीटर्स के जैसे आप जाएंगे तो इसको एक्सोस्फीयर्स बोलते हैं। इसमें देखते हैं टेम्परेचर का वेरिएशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद द हाइट इन ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में सबसे पहले आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, आपको धीमे धीमे आपका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएगा विद ऑफ हाइट। और आपका 18 किलोमीटर तक आपका अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा यहाँ पे। और 18 किलोमीटर इसका टेम्परेचर होगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड इन इक्वेटर्स पे, जब आप 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे पोल्स पे जब 8 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, आप 8 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे,
तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा -45 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर आप फर्दर आप और ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है विथ हाइट, क्योंकि यहाँ पे ये गैसेस, ये सिंपल सा फिनोमेना वर्क करता है यहाँ पे अर्थ के रेडिएशन का और ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन का। इसके ये आपके ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पे, इसलिए इसका टेम्परेचर, इसका अर्थ का टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे इसके स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट रे आती हैं और यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, यहाँ पे अर्थ का यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है विथ हाइट। और जैसे आप स्ट्रेटोस्फीयर को क्रॉस करेंगे फिर से आपका अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा। वैसे हम ये मीजोस्फीयर का टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा विथ हाइट। जैसे आप पर्टिकुलर हाइट पे पहुँचेंगे 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, तो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका ये टेम्परेचर आपका -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। देन आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विथ ऑफ हाइट एंड देन फिर इंक्रीज करता जाएगा, और इसके अबव जितना भी ऊपर जाएंगे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा हाइट के साथ में। तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन है यहाँ पे, आपको याद करके रखना है कि ट्रोपोस्फीयर में सबसे पहले आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के साथ ही आ रहे हैं, फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्ट्रेटोस्फीयर में, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा एक बार। आपको 2 बार टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पहला आपका होता है ट्रोपोस्फीयर में, फिर आपका होता है मीजोस्फीयर में, और देन फिर इंक्रीज होता जाता है टेम्परेचर हाइट के साथ में। तो ये सारे फिनोमेना थे आपके जो टेम्परेचर वेरिएशन के, इनको याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये फिक्स्ड हैं जो आपके कैलकुलेट करके निकाले गए हैं, आपके मेजर किए गए हैं, ठीक है। तो आपको उनको याद कर रखना है। ट्रोपोस्फीयर के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर के बारे में लिखा है जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे। ट्रोपोस्फीयर के बारे में देखिए मैंने क्या लिखा है, ऑल वेदर फिनोमेना ऑकर्स इन दिस लेयर, सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे होते हैं आपके। ऑल ऑल्सो कॉल्ड है फ्रिक्शन लेयर्स, इसको फ्रिक्शन लेयर भी बोलते हैं लोग। अबाउट 90% गैसेस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फीयर में आपके सारी जो आपके 90% गैसेस एंड वाटर वेपर्स यहीं पे प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड आता है आपका, सेकंड लेयर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है, ओजोन लेयर आपकी प्रेजेंट रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके बारे में थोड़ा और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको थर्ड है आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंजेस। इसमें आपको ओजोन और ओजोन के लेयर के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में और सिंपली इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे सिंपली बता नहीं रहा हूँ ओजोन के बारे में, वो आपको मैं थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं रहती यहाँ पे। तो ये आपकी ओजोन लेयर है और आपके एरोप्लेन यहीं पे मूव करते हैं। और मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्जियोस्फीयर्स में आपकी सैटेलाइट माउंटेड रहती है। ये सिंपल सी थी आपकी, सिंपल सी बेसिक सी नॉलेज है, आपको जानकारी है, आप याद करके रखिए इसको। तो ट्रोपोस्फीयर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर प्रेजेंट, इसमें आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है। और सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नेक्रस क्लाउड इज फॉर्म्ड, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रेन, ये जो रेन्स के लिए मेनली रिस्पॉन्स होते हैं नेक्रस क्लाउड, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर थिकनेस इंक्रीज, ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। काफ़ी बार पूछा गया यूपीएससी के एग्जाम में, डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं थिकनेस इसकी ओजोन लेयर की। तो याद रखिए इसका यूनिट होता है डॉप्सन यूनिट, इस यूनिट में आपकी मेजर की जाती है थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर। चलिए देखते हैं एयर कंपोजिशन। मिली आप लोगों को सबको पता होगा कि नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है बाई द वॉल्यूम और बाई द परसेंटेज, किसी भी रेशियो में देखें आप। तो बाई द वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिखा है 92% एंड ऑक्सीजन 21% बाई द वॉल्यूम, रिमेनिंग 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन, हीलियम एक्सेट्रा। ये सारी आपकी एयर का कंपोजिशन रहता है ना एटमॉस्फेयर में। और सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द मेंटेनिंग द हीट ऑफ द अर्थ। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे मैं आपको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका सेकंड मैंने लिखा है वाटर वेपर एंड ओजोन लेयर, किस तरीके से आपकी मेंटेन करके रखती है। मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ, और अर्थ में एक ये आपकी जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये आपका एक पॉल्यूशन ब्लैंकेट बनाती हैं, ठीक है। ये आपका पॉल्यूशन ब्लैंकेट बन जाएगा, आपका पॉल्यूशन ब्लैंकेट, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। और इसके पॉल्यूशन ब्लैंकेट के जस्ट ऊपर रहती है आपकी ये ओजोन लेयर। तो होता क्या है कि जैसे आपके सन से इंसिडेंट रे, सन से आपकी
रे आई, इनकी वेवलेंथ रहती है शॉर्ट वेवलेंथ रहती है और उनके पास हाई पेनिट्रेशन रहती है क्योंकि उनके पास हीट ज़्यादा रहती है। सन से जो भी रेडिएशन आता है उसके पास शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, तो हम सिंपली से लिखते हैं E=SC/λ। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ रहेगी क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ये पेनिट्रेट कर जाएंगे इसको, ओजोन लेयर को, आपकी ये ओजोन लेयर को पेनिट्रेट कर जाएंगे और पॉल्यूशन ब्लैंकेट को पेनिट्रेट करती हुई अर्थ की सरफेस से आके टकराएंगे। फिर जैसे यहाँ पे अर्थ से टकराएंगे और अपनी हीट या अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी को रिलीज करते ही ये एनर्जी ई कम हो जाएगी आपकी, ई जैसी कम जाएगी तो वेवलेंथ इनकी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ जैसी बढ़ती है इनकी तो ये पॉल्यूशन ब्लैंकेट ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर, इनकी वजह से आपका ये पॉल्यूशन ब्लैंकेट बन जाता है। इसको ये क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो गई और एनर्जी कम हो गई है। इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल पाएँ। कुछ पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती हैं, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ से आती हैं और अर्थ से दोबारा से टकराती हैं और फिर जाती हैं, फिर इनका अर्थ और इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ऐसे ये धीमे धीमे करके इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो सिंपली हम ये आपका फिनोमेना ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपका पॉल्यूशन ब्लैंकेट की थिकनेस बढ़ती चली जा रही है और आपके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपके मेंटेनिंग द हीट ऑफ द अर्थ, यही आपके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं और धीमे धीमे बढ़ा ही रही हैं। इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो आपके वाटर वेपर्स हैं इनको कम किया जा रहा है और कि आपका अर्थ का टेम्परेचर उतना ना बढ़े। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको जब 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्लोबल वार्मिंग उसमें बता दूंगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अर्थ। अर्थ को मेनली हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सिंपली। पहला है आपका लिथोस्फीयर, सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर, थर्ड है एटमॉस्फेयर एयर और बायोस्फीयर लाइफ एग्जिस्ट। लिथोस्फीयर मतलब लैंड से एरिया, हाइड्रोस्फीयर मतलब ये आपका ओशियंस वगैरह एरिया और जो वाटर बॉडीज है उनका एरिया है, एटमॉस्फेयर एयर का, और बायोस्फीयर जहाँ पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। 4 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया अर्थ के। अर्थ के 70% एरिया में आपके ओशियन है, अर्थ के 30% एरिया में आपके लैंड है। ये परसेंट के टर्म्स में आपको यूपीएससी में एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपके ओशियन एरिया आपका 80% है सदर्न हेमिस्फीयर में और 60% है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसको याद रखिए ओशियन एरिया को। वाटर 97.5% सैलाइन वाटर है और ये यूज़ नहीं कर सकते इसको, सैलाइन वाटर को रिफाइन करना पड़ेगा आपको यूज़ करने के लिए। और 2.5% आपका फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर में आपका बहुत सारा जो वाटर है वो आपका वाटर बॉडीज़ में जैसे आपके वो रिवर्स में है, लेक्स में है, और बहुत ही कम वाटर है जो आपके पास अभी। तो वाटर क्राइसिस आने वाली फ्यूचर में, तो उसको सेव करके रखिए। फ्रेश वाटर की परसेंटेज बहुत कम है और जो आपके ड्रिंकेबल वाटर है वो और ही कम है उसका। ठीक है, तो ये वाटर के परसेंटेज इनको जरूर याद करके रखिए। 97.5% सैलाइन वाटर है, 2.5% फ्रेश वाटर है इस टाइम पे जो अवेलेबल है अर्थ पे। नेक्स्ट लिखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द ऑर्गेनिक, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ये सिंपल सी स्टडी है जो बताती है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक हैं या फिर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं अपने नाइबर्स या फिर वन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर उनके फिजिकल इन्वायरमेंट से। तो ये स्टडी कहलाती है आपकी इकोलॉजी में। ये सिंपल सा है, इसको मैंने, ये एक वर्ड है आपका, ग्रीक वर्ड है आपका ओइक्स और लॉगिया। ओइकोस मतलब होता है कि हैबिटेशन आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या सिंपल से बोल सकते हैं इसका मतलब फैमिली भी हो सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी या हाउस वगैरह, इसको ये डिफाइन करता है ओइकोस। इसका मतलब होता है हैबिटेशन, या फिर सिंपल से बोल सकते हैं आप प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। और लॉगिस का मतलब है स्टडी ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है अपने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, इसकी स्टडी करते हैं हम, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो इसकी स्टडी और आगे करेंगे मैं। इकोसिस्टम अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रीजन वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं इकोसिस्टम। जैसे इकोसिस्टम में आपके वाइटेक में आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग्स में आते हैं आपके आयोटिक एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया अभी, जैसे आपके वाटर बॉडीज़ हैं, आपके ओशियंस है, रिवर हैं, एयर है, आपका लैंड है, ये सारे आते हैं आपके अबायोटिक्स में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
मैंने कुछ वायरस के बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, उनको याद करके रखिए। अभी तक आए नहीं एग्जाम में, ऐसा नहीं आ नहीं सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरस एक्ट एज ए लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, ये दोनों की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही, और ये डिपेंडेंस, और ये सिंपली आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही वर्क करता है आपका। वायरस इज अ नॉन सर्कुलर, और ये वायरस आपका नॉन सर्कुलर है। वायरस मेड ऑफ प्रोटीन्स प्लस डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर, इसके प्रोटीन और इसका स्ट्रक्चर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वायरस इज अ नॉन लिविंग बट एक्ट एज अ लिविंग व्हेन कम इन द कॉन्टैक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस देखो वैसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग के कॉन्टैक्ट में आता है, कम इन टू द कॉन्टैक्ट, इट इज एक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करता है। तो मैंने बताया ये दोनों की तरह वर्क करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इकोटोन। टेरेस्ट्रियल जोन या टेरेस्ट्रियल बोल दीजिए, या फिर आप सिंपल से इसको बोल दीजिए बाउंड्री जोन या फिर टेरेस्ट्रियल जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। पहला इकोसिस्टम मैंने यहाँ पे लिया फॉरेस्ट, और सेकंड इकोसिस्टम लिया मैंने यहाँ पे लेक। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम के बीच में जो आपकी एक बाउंड्री होगी, जहाँ पे आके दोनों इकोसिस्टम मिल रहे होंगे, जैसे ये वाला जोन होगा, ये बाउंड्री जोन होगा या ट्रांजिशन जोन होगा। ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होंगे आगे, इस ट्रांजिशनल जोन को बोलते हैं इकोटोन। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम, या फिर बाउंड्री जोन बिटवीन द टू डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकते हैं मार्सलैंड, यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख लीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। जैसे मार्सलैंड बिटवीन रिवर एंड रिवर बैंक, जैसे रिवर और रिवर के मुहाने या किनारे के साइड में मार्सी लैंड बन जाते हैं आपके, तो इसको बोलते हैं आपको इकोटोन। या फिर ग्रासलैंड ये बन जाते हैं आपके ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, फॉरेस्ट और डिजर्ट के बीच में बन सकते हैं ग्रासलैंड। एस्टर्न्स बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड सैलाइन वाटर, इनके बीच में एस्टर्न्स बनते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोटोन में आती हैं आपके। तो इकोटोन ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। इन ecotone region, population density of the certain species is greater than the adjacent region. This phenomena is called the ESE effect. देखिए इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए, इसको ESE effect एक्चुअली होता क्या। देखिए पहले मैंने क्या लिखा, इन इकोटोन रीजन, ये इकोटोन रीजन में होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सर्टेन स्पीसीज इज ग्रेटर देन एडजेसेंट रीजन्स। एडजेसेंट रीजन आपके फॉरेस्ट सिस्टम और लेक सिस्टम है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सर्टेन स्पीसीज इंक्रीज करने लगती है। कुछ यहाँ पे ऐसे स्पीसीज होगी जो फॉरेस्ट सिस्टम से बिलोंग कर रही होगी और लेक सिस्टम से बिलोंग कर रही होगी, वो भी यहाँ पे रह सकती हैं, और एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज भी यहाँ पे रह सकती है। और लेक सिस्टम में जो स्पीसीज रह रही है वो भी सिस्टम में रह सकती है, और फॉरेस्ट वाली वो भी इसमें रह सकती है। इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सर्टेन स्पीसीज इंक्रीज कर जाती है, और जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी स्पीसीज भी इंक्रीज होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री रीजन में हो सकती है, और इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, जहाँ पे आपकी सर्टेन टाइप ऑफ स्पीसीज की डेंसिटी आपकी इंक्रीज करने लगती है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सर्टेन स्पीसीज इज ग्रेटर देन एडजेसेंट रीजन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। ये आपका एज इफेक्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ द इकोसिस्टम। टू टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम हो सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये मेड बाय द नेचर इटसेल्फ बन जाते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड। एक्वाटिक्स में आते हैं आपके ओशियंस, रिवर्स, लेक, ये आपके नेचुरली बिल्ड इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल से ये बिल्ड बाय द ह्यूमन, जैसे जू है आपका, एक्वेरियम है और गार्डन्स है, ये सारे आपके ह्यूमन बींग्स द्वारा बिल्ड किए जाते हैं। तो बेसिक से थे, आपकी बेसिक डेफिनेशन थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे, जैसे आपका अडोप्शन यूनिट है, आपका कुछ पॉइंट्स आपके वायरस के बारे में है, इकोटोन के बेसिक कंसेप्ट हैं, अर्थ के परसेंटेज हैं आपके ओशन लैंड्स के टर्म्स में, ये इंपॉर्टेंट है आपके, और ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस मॉड्यूल की समरी थी, जिसको आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको, और आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचर। तो आप इसको प्रॉपर बेसिस पे देखते रहिए। ये मॉड्यूल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो स्टूडेंट आपके कोचिंग जा रहे हैं, जो नहीं भी जा रहे हैं, तो दोनों लोग पढ़िए, आपको ये डिफरेंस मिलेगा, और आपको कुछ टाइम पे पता चल जाएगा आपको कितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपकी ये। और जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी इनहेंस होने की, हर एक नोट्स को मैं काफ़ी इनहेंस करूँगा, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी मैं कवर करूँगा जून में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।